आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा पर हो गया है, उस पर आपकी क्लास चल चुकी है और उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया है मैंने ग्रुप्स में, सारे ग्रुप में मैंने ये पीडीएफ भी चला गया है, हिंदी में भी अंग्रेजी में। आप उसे खूब पढ़िएगा और खूब लिखने का अभ्यास आप लोग करिए, क्योंकि अब परीक्षा बहुत निकट आ चुकी है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ अपनी कक्षा में कि सारे विद्यार्थी लिखने का अभ्यास कर लें और प्रश्न को स्वयं आप लिखिए। उसमें किसी एग्जामिनर की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को पढ़े रहिए और निर्धारित समय में प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए कि 30 मिनट में आपका एक प्रश्न पूरा हो जाए। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है संविधान का दर्शन। यह है संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। अब इसे हम लोग समझते हैं, किसे कहते हैं संविधान का दर्शन। साधारण बोलचाल की भाषा में दर्शन, दर्शन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार ये बहुत दर्शन दे रहा है, बहुत दर्शन बघार रहा है। लेकिन हम बोलचाल में दर्शन को जो जानते हैं वह है दर्शन मतलब देखना। दर्शन माने देखना। हम नहीं कहते हैं माता पिता का दर्शन हुए, 1 महीने हो गए माता पिता का दर्शन हुए, हमारे गुरु जी का दर्शन हुए 2 महीने हो गए। तो ऐसी चर्चा हम लोग आमतौर से करते हैं अपने प्रियजनों के दर्शन के लिए। तो दर्शन माने देखना। आप सब जानते हैं कि दर्शन का अर्थ होता है देखना। और जब हम देखते हैं तो जैसे हमने पुष्प को देखा, तो पुष्प का दर्शन करने से हमें एक चीज ज्ञात होता है कि वो हमें बहुत सुंदर लगता है, फूल हमें बहुत सुंदर लगता है, पुष्प बहुत सुंदर लगता है। तब हम उस देखने से पुष्प का लक्ष्य जान लेते हैं कि इसका काम है दुनिया को सौंदर्य सुंदरता प्रदान करना और लोगों के मन को प्रसन्न करना, पुष्प का लक्ष्य है। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, और देखने में उद्देश्य निहित होता है, या दर्शन का अर्थ होता है सीधे सीधे उद्देश्य। तो हमारे संविधान का दर्शन क्या है। इसी तरह जैसे मैं पीएचडी किया हूं, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीफिल कहा जाता है। तो मुझे डीफिल की उपाधि दी गई है, इसका भी फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डीफिल कहो या पीएचडी कहो, पीएच पहले हो गया फिलॉसफी का और डी माने डॉक्टर। तो हम यह डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि आर्ट्स में भी दी जाती है, हिंदी में भी, आर्ट्स के सभी स्ट्रीम में सभी विषयों में दी जाती है और साइंस में भी दी जाती है। तो साइंस वाला भी जो पीएचडी करता है किसी महत्वपूर्ण विषयों पर, किसी ने अल्ट्रा वाइट रेड पर, परावैज्ञानिक किरणों पर शोध कर लिया, तो उसका अर्थ होता है फिलॉसफी उसकी जान गए कि हम उसका उद्देश्य जान गए। तो दर्शन का अर्थ होता है उद्देश्य। दूसरा दर्शन का अर्थ क्या है, फिलॉसफी उसकी समझ गए, उसका दर्शन जान गए। तो फिलॉसफी का एक अर्थ है कार्य कारण संबंध। अगर जैसे ठंड के दिन है, बहुत कोहरा है, तापमान बहुत नीचे है, तो उसका कारण क्या है, विंटर्स नाइट, जाड़े की रात और जाड़े का दिन। तो इस अत्यधिक ठंडी का कारण है जाड़ा। तो दर्शन का एक अर्थ होता है उद्देश्य, देखना या उद्देश्य, और दूसरा उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, उसका एक विशेष अर्थ दर्शन का होता है कार्य कारण संबंधों पर आधारित व्याख्या। कोई कार्य है और जब कार्य है तो उसका एक विशिष्ट कारण है। इसको भी, कार्य और कारण के इस अंतर संबंध को भी हम दर्शन या उद्देश्य कहते हैं। दर्शन का एक अर्थ लक्ष्य भी है। हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे हमने जो शोध किया है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद का तुलनात्मक अध्ययन है। तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, दोनों के समाजवाद का, दोनों के समाजवाद का क्या, दोनों के समाजवाद का क्या तुलनात्मक अध्ययन है, दोनों के उद्देश्य क्या क्या है। तो दर्शन का एक अर्थ कार्य कारण संबंधों पर आधारित व्याख्या भी है। तो इसी को लक्ष्य भी है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से प्रारंभ करना है, हमारा प्रस्थान बिंदु क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है, ये हम दर्शन के माध्यम से जानते हैं। इसी तरह भारतीय संविधान का भी दर्शन है।
भारतीय संविधान का एक उद्देश्य है, भारतीय संविधान का एक लक्ष्य है, जिसे 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 भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने लक्ष्य निर्धारित किया है। अब हम यहाँ से अपने सीधे इस प्रश्न के विषय में प्रवेश करते हैं और प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। व्हाट इज द मेन फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हिंदी वाले सुन लें। भारतीय संविधान के दर्शन का आरंभ, भारतीय संविधान के दर्शन का आरंभ या उसकी शुरुआत आरंभ 1922 से मानी जाती है। 1922 में गांधी जी ने मांग की थी, कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि संविधान सभा का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया जाना चाहिए। 1922 से ही भारत के दर्शन का आरंभ माना जाता है, जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक सरकार, अंग्रेजों की सरकार के सम्मुख यह मांग प्रस्तुत की थी कि भारत के लिए, भारतवासियों के लिए एक संविधान होना चाहिए जो भारतवासियों के सुख दुख की चिंता कर सके और भारतवासियों का सर्वांगीण विकास कर सके, भारतवासियों को पराधीनता से मुक्त कर सके। इसलिए भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी और इस मांग में यह विशेष रूप से तथ्य जोड़ा था महात्मा गांधी ने कि भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होगी। भारत की जनता भारतीय संविधान सभा का निर्माण करेगी। ये गांधी ने स्पष्ट मांग की थी, 1922 में मांग की थी महात्मा गांधी ने। और इसके पश्चात 1928 में 6 वर्षों के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, ये नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस पार्टी ने इनके नेतृत्व में एक संविधान निर्माण करने के लिए समिति बनाई थी और यह संविधान निर्माण करने के लिए समिति कांग्रेस ने बनाई थी कि अगर हम देश को आजाद कर लेंगे तो हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा बनेगा, जिसे हम इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और यह नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाते हैं। इस बात का समर्थन किया गया कि भारतीयों द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। अर्थात बहुत सहज शब्दों में मैं कहूं तो अंग्रेजों के सम्मुख भारतवासियों ने कांग्रेस के माध्यम से यह मांग प्रस्तुत कर दी। 1922 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने और फिर नेहरू प्रतिवेदन, नेहरू रिपोर्ट, जो पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था। और इस नेहरू रिपोर्ट का गठन भारतीय कांग्रेस ने किया था कि भारतवासियों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो संविधान सभा भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए और उस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। पुनः क्रिप्स मिशन जो भारत आता है, क्रिप्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी भारत आता है, मिशन, क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं और मिशन का अर्थ यहाँ लक्ष्य से है। क्रिप्स मिशन जब भारत में आता है तो क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता के द्वारा होगा। क्रिप्स मिशन ने, अब अंग्रेजों ने 1942 में इस बात को, क्योंकि 42 का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, एक जन प्रतिरोध था, भारतवासियों का मन अब अंग्रेजों की पराधीनता से, विमुक्ति का अलख जगा चुका था भारत। इसलिए उसको शांत करने के लिए, भारतीय जनता को शांत करने के लिए क्रिप्स मिशन, जनरल क्रिप्स के नेतृत्व में भारत के अधिकारियों का एक समूह भेजा जाता है जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन ने 1942 में यह बात स्वीकार कर ली कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए और इस संविधान सभा का निर्माण भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होगा। यह अंग्रेजी सरकार द्वारा उन पर आरोपित नहीं किया जाएगा। 1942 के क्रिप्स मिशन में इसे स्पष्ट कर दिया गया और कहा गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण
किया जाएगा और स्वयं भारत की जनता के द्वारा इस संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश सरकार के 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में इसके गठन का प्रारूप निर्मित कर लिया गया। माने अब भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा होगी। फाइनली अंतिम रूप से अंग्रेजी सरकार ने यह निर्णय ले लिया था। तो एक बार अंग्रेजी वाले विद्यार्थी इसको हमारे स्टूडेंट सुन लें। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The beginning of the philosophy of the Indian Constitution can be traced, ये ट्रेस कब किया गया, कैन बी ट्रेस्ड mainly from 1922 when Gandhi ji demanded that the Indian Constituent Assembly should be formed by Indians. After this, in the Nehru report of 1928, it was also supported that the Constituent Assembly should be formed by the Indians only. It was accepted for the first time by the Cripps Mission 1942 that the Constitution for India would be made by the Indian people themselves, after which the draft of its formation was prepared by the Cabinet Mission 1966। तो अब अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी और इस संविधान सभा का निर्माण भारत की जनता करेगी और भारत की जनता के लिए, उनकी सपनों के लिए, उनके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाएगा। 9 दिसंबर 1900, सब आप कल के कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी तथा संविधान निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जब नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था। कल इस पर मैंने विस्तृत चर्चा की थी। नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही भारतीय संविधान के दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। मैंने कहा कि 1922 में संविधान की पहली डिमांड महात्मा गांधी ने कांग्रेस के माध्यम से की थी। दूसरी डिमांड 1928 में नेहरू प्रतिवेदन, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, फिर कैबिनेट मिशन 46 में आता है और अंग्रेज सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नहीं संविधान सभा गठित होगी, बल्कि भारत के संविधान का निर्माण, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण भारत की जनता द्वारा स्वयं किया जाएगा। ये बातें स्पष्ट हो गई। फिर आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर को भारतीय संविधान सभा के सम्मुख 1946 में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। अब मैं यहाँ पुनः आपको समझने की आवश्यकता है कि यही उद्देश्य, यही दर्शन, पूरा दर्शन पंडित नेहरू ने रख दिया था और आप सबको ज्ञात है कि 22 जनवरी 47 को उसको स्वीकार कर लिया गया। कल मैंने इस पर विस्तृत चर्चा की थी, तो आप सबको अब यह बात ज्ञात हो गई कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, यही फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। पंडित नेहरू ने जो पूरा ड्राफ्ट उद्देश्य निर्धारित कर दिया कि भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है, भारतीय संविधान प्राप्त क्या करना चाहता है, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हो गया और इसे ही हम भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का लक्ष्य, भारतीय संविधान का गोल कह सकते हैं, जिसे अचीव भारतीय संविधान सभा को करना था।
जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का प्रियम्बुल हो जाता है, प्रियम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिसमें लिखा गया हम भारत के लोग। तो इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फिर जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान के दर्शन की विस्तृत, संक्षिप्त और विस्तृत व्याख्या करना संभव नहीं है, परंतु यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन मैं कर दे रहा हूं, और यही बात मैंने आपको पीडीएफ में भी भेजी है, भेजूंगा। वर्णन किया गया है जो संविधान के दर्शन की रूपरेखा या संविधान का सार, दर्शन का सार संक्षिप्त प्रस्तुत करता है। Its first meeting was held on 9 December 1946, and the making of the Constitution began on 13 December 1946, when Nehru presented the objective resolution in the Constituent Assembly. This objective proposal of Nehru is considered to be the beginning of the philosophy of the Constitution of India, या Indian Constitution, which was later added the Constitution as the preamble, जिसे संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बुल में जोड़ा गया। It is not possible to give a brief and detailed explanation of the philosophy of the Indian Constitution, but some important points have been described here, which outline the philosophy of the Constitution. These are as follows. ये क्या क्या है, इसे हमें पढ़ना है। प्रस्तावना, प्रियम्बुल। अब इस प्रियम्बुल से हमारे भारतीय संविधान का दर्शन, हमारे भारतीय संविधान का लक्ष्य, हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, परिलक्षित हो जाता है। पहली चीज, हमारे दर्शन को, हमारे इंडियन फिलॉसफी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन को, इसको फिलॉसफी को स्पष्ट करता है प्रियम्बुल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। संपूर्ण भारतीय संविधान में, पूरे भारत के संविधान में उसके प्रस्तावना का विशेष स्थान है, और विशेष ही स्थान नहीं, भारतीय प्रस्तावना का पूरे भारत के संविधान में विशिष्ट स्थान है। वह संपूर्ण संविधान की एक लघु व्याख्या करती है, एक माइन्यूट इंटरप्रिटेशन करता है भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसकी पवित्रता को देखते हुए, ये इतना होली है, इसकी पवित्रता को देखते हुए नेहरू ने इसे संविधान की कुंजी, अब यहीं से प्रश्न आएगा, प्री के प्रश्न आईएएस के और पीसीएस के बनते हैं, कि नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी तथा के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण थी, प्रस्तावना में संपूर्ण भारतीय संविधान की का दर्शन अभिव्यक्ति पाता है। भारतीय संविधान की धड़कन देखी जा सकती है, भारतीय संविधान का आईना है भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह भारतीय संविधान की क्या है, भारतीय संविधान की कुंजी है, चाबी है। और कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने कहा कि यह जन्म कुंडली है भारतीय संविधान। संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है या प्रभावित है, तथा इसमें निहित जो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श
फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त हम भारत के लोग शब्द संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में भारत के जनता को दर्शाता है, इंगित करता है। जब हम संविधान में कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है और ये बताता है कि इस देश के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया है और संविधान की अंतिम शक्ति और इस देश की सबसे बड़ी शक्ति जनता है, क्योंकि लिखा गया हम भारत के लोग। तो इसके माध्यम से भारत का संविधान यह प्रदर्शित कर देता है कि इस देश की जनता ही संविधान की स्रोत है और शक्ति की अंतिम स्रोत इस देश की जनता ही है। इसी बात को कि देश की जनता ही भारत के संविधान का स्रोत है, सबसे बड़ी शक्ति है भारत की, इसमें कई संशोधन प्रस्तुत किए गए। भारत के संविधान में कई बार अमेंडमेंट किया गया। मैं क्लास में भी आपकी चर्चा कर रहा था कि ब्रिटेन कब 1779 में वो आजाद हुआ, अमेरिका नया देश बना और इतने वर्षों के बाद मात्र वो 50 संशोधन कर पाया है। हम अधिक संशोधन कर पाए हैं, अधिक संशोधन कर दिया है हमने। तो इसका मौलिक कारण है कि भारत लचीला भी है और कठोर लक्षणों से युक्त है और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जैसा कि मैंने आपको कक्षाओं में लिखाया है। तो कुछ महत्वपूर्ण वाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किए, जिसमें केशवानंद भारती का वाद 1960 में आया। सबसे पहले जो वाद आया बेरुवारी वाद, बेरुवारी का मुकदमा आया 1960 में। फिर केशवानंद भारती का मुकदमा आया 1973 में, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि भारत की जनता भारतीय संविधान का स्रोत है, सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। और तीसरी बात बेरुबारी के केस में और केशवानंद भारती के केस में यह स्पष्ट किया गया, इस केशवानंद भारती के केस में और बेरुबारू के केस में कि भारतीय संविधान का दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देता है। हम भारत के लोग जहां लिखा गया वहां स्वतंत्रता, समानता, भारत की सरकार का लक्ष्य क्या होगा, भारत की सरकार कहां जाएगी, भारत की सरकार को क्या करना है और भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है और इस सरकार का लक्ष्य क्या होगा, इसको स्पष्ट रूप से भारत की प्रस्तावना में कहा गया है। और यह दो महत्वपूर्ण केसों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है। बेरुबारू का केस आया 1960 में और केशवानंद भारती का केस आया 1973 में। The preamble has the highest position in the entire Constitution of India. It gives a short explanation of the entire Constitution. हमारे पूरे संविधान का इंटायर संपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिवली कॉन्स्टिट्यूशन का एक माइन्यूट एक्सप्लेनेशन करने का अधिकार है, तो भारत की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडरिंग इट्स सेंसिटिव, Nehru has called it the key of the Constitution, and K.M. Munshi has called it the horoscope of the Constitution. The idea of the preamble in the Constitution is influenced by the American Constitution, and the ideal of liberty, equality, fraternity content in it have been taken from the French Revolution 1789. Apart from this, the world with the people of India depict the people of
India as the source of power of the Constitution. Apart from these two cases, related amendments are important. Berubari case 1960 and Keswanand Bharti case 1973. केशवानंद भारती केस तथा बेरुबारी केस ने या मुकदमे ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान का दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग भारत के संविधान की प्रस्तावना है। द केशवानंद भारती केस The Keswanand Bharti case and the Berubari case made it clear that an important part of the philosophy of the Indian Constitution is the preamble of the Constitution of India. ये क्लियर कर दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्य और दर्शन को निर्धारित करता है। The preamble sets out the aims and philosophy of the Indian Constitution. अब ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बुल है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को निर्धारित करता है। वो बताता है कि भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है। अब आगे के बिंदुओं में ये और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे भारत के संविधान में भारतीय संविधान का दर्शन भारतीय संविधान का लक्ष्य है समाजवाद। आपके मन में ये विचार आएगा कि ये सोशलिस्ट आइडियाज क्या है। समाजवाद माने प्रत्येक व्यक्ति को की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ये सब फिलॉसफी है। आगे के में हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे कैसे भारतीय संविधान का दर्शन निर्धारित होता है। तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य है, एम है, गोल है, फिलॉसफी है। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बुल इज द कॉन्स्टिट्यूशन is influenced by the American Constitution and the idea of liberty, equality, fraternity content in it have been taken from the French Revolution. ये फ्रांस की क्रांति से बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा ग्रहण की गई थी। तो जैसे भारत में भी स्वतंत्रता की अवधारणा है और ये बातें भारत की संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान का दर्शन है। हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, हमारे संविधान को कहाँ जाना है। तो जो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने हम भारत में भारतवासियों की सरकार होगी और उस सरकार का निर्माण भारतवासी करेंगे। भारतवासी ही किस सरकार को बनाए रखना है, किस सरकार को कंटिन्यू करना है, किस सरकार को हटाना है, ये सारी सॉवरेनिटी ट्रस्ट करती है। भारत के संविधान भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है। भारत के लोगों द्वारा उस संप्रभुता का प्रयोग प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत मतदान के माध्यम से किया जाता है। तो जो भारत की सर्वोच्च शक्ति है वह भारत के प्रस्तावना में अभिव्यक्ति पाती है, एक्सप्रेशन पाती है या उसमें कहा गया है। तो ये स्पष्ट हो गया 2 केसों से कि भारत की संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्य और दर्शन को बताती है। अब उसमें महत्वपूर्ण चीज है मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों पर अत्याचार, शोषण भेदभाव से प्रारंभ होता आ रहा था। इसीलिए संविधान ने इस संदर्भ में प्राविधान करना आवश्यक समझा था
आवश्यक समझा था, जिसका हनन कोई न कर सके, ऐसे अधिकार देने थे जिसका कोई हनन न कर सके। और ऐसे प्राविधानों को मूल अधिकार कहा जाता है, कहा गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को अपने ही अर्थात राज्य के विरुद्ध प्रदान करता है। अर्थात राज्य की मशीनरी, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगी। और अगर हनन करती है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का, तो भारत के नागरिकों का यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 226 में अपने न्याय क्षेत्र का, न्याय क्षेत्र में आने वाले सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, और 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा, कोई भी नागरिक उसे लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र, अपना आवेदन, अपनी रिट, अपनी पिटीशन दे सकता है। ठीक, तो यह आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों का रक्षा की जाए, भारत के मौलिक अधिकारों का। और जब हम भारत के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, रक्षा की, तो इतिहास में भारतवासियों ने अपने मौलिक अधिकारों पर अत्याचार होते हुए देखा है। अंग्रेजों ने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का कितना हनन किया है, यह भारतवासियों से अधिक कोई नहीं जान सकता था। इसलिए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने जब भारत के संविधान का निर्माण प्रारंभ किया, तो उसने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अध्याय 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 36 तक की इसकी व्याख्या की, 35 तक इसकी रचना की। अनुच्छेद 35 तक लिखा गया मौलिक अधिकारों का, और प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, उन्हें प्राप्त हैं। इसमें छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए या मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 226 के अनुसार वह सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ 226 में अपने अधिकारिता रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों के लिए प्रार्थना पत्र, अपना रिट या अपना आवेदन पत्र दे सकता है। यह एक बहुत बड़ी घटना थी भारत के संविधान के लिए, जब भारतीय संविधान सभा ने यह निर्धारित किया कि हम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे। तो ये राइट दिया गया। तो ये भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान का उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि भारत के संविधान ने अपने नागरिकों को अपना संविधान बनाते समय ही मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया। सरकार की मशीनरी, सरकार का कोई अधिकारी, बड़ा से बड़ा अधिकारी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। और यदि हनन होता है तो वह सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से प्रार्थना पत्र दे करके, रिट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग भारतीय संविधान के, जब हम मौलिक अधिकार का भाग पढ़ेंगे तो उसमें किया जाएगा। तो ये मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इंडियन फंडामेंटल राइट्स, इंडियन सिटीजन वाज फेसिंग oppression, exploitation and discrimination from the beginning. Hence, it was necessary to make a provision in this regard in the Constitution. Those
provisions which cannot be violated by anywhere called in fundamental rights, which are mentioned in Article 12 to Article 35, Part 3 of Constitution, Indian Constitution. Every Indian citizen has fundamental rights given in the Constitution, out of which the sixth rights to right to constitutional remedies, Article 32, is the most important. Under this is a person can directly approach the Supreme Court for enforcement or violation of the फंडामेंटल राइट्स। तो आपने देखा कि किस तरह फंडामेंटल राइट्स एक भारतीय संविधान का दर्शन है। दूसरी फिलॉसफी है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के अध्याय 4 में की गई है और नीति निर्देशक तत्व भारतीय सरकार के सामने एक आदर्श है, एक आइडियल थॉट है, एक आदर्श विचार है। जो जैसे फंडामेंटल राइट्स को का वायलेशन होता है तो आप सीधे 32 सर्वोच्च न्यायालय और 226 आप उच्च न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। ये सामाजिक अभिलेख हैं, ये सोशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको गारंटी देते हैं। इस सारे सोशल नीति निर्देशक तत्व जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, इसके विषय में भी हम लोग इसके लिए अलग एक विस्तृत चैप्टर पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह सरकार के सामने एक आदर्श के रूप में एक आइडियल थॉट है जिसका को मानने न मानने का काम भारत की सरकार पर है। अगर सरकार इसे नहीं मानती है तो जनता इसका जवाब देगी, जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। तो संविधान का दर्शन इस तत्व में नीति निर्देशक तत्व के अध्ययन के बिना अधूरा है। अर्थात संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश किसने दिया है? यह निर्देश भारत के संविधान ने दिया है, जिसका उपयोग कर प्रत्येक राज्य अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करेगा तथा राज्य अपने कानून व नियमों के निर्माण करते हुए निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णित अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नीति निर्देशक तत्वों में वो सारे आदर्श रखे गए हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह निर्देशक तत्वों को लागू करे। ठीक अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा खेत और किसान है। तो गांव में गांव की सरकार होगी तो गांव की समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए उसी समय निर्देशक तत्वों में भारत के सामने एक आदर्श रखा गया। बाद में वह 72वें और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1991 और 92 में लागू हो गया और अब पंचायतें भी भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया कि सरकार को निर्देश दिया गया कि राज्य अपने ग्राम पंचायतों का एक अस्थायी इकाई के रूप में गठित करे। यह प्रावधान गांधी जी के बातों का सम्मान देने के लिए, क्योंकि गांधी लगातार गांव को केंद्रित करके भारत का विकास करना चाहते थे और वो कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है। तो इसीलिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई। गांधी जी के सपनों को, गांधी जी के आदर्शों को सम्मान देने के लिए यह बात रखी गई थी। निर्देशक तत्वों में ये बात, पंचायत की बात रखी गई थी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज
incomplete without the study of the elements of directive principle of the state. That is part 4 of the Indian Constitution, या Constitution of India, from Article 36 to 51. Some instruction have been have been have been uh, have been given to the states, राज्य को दिया गया है, using which every state will run its governance system, and the state should keep the directive elements in mind while making its laws and rules. Apart from this, Article 40 Gram Panchayat mention in its importance. थोड़ी देर के लिए रुकिए आप लोग. थोड़ी देर के लिए एक फोन के कारण व्यवधान था. तो आर्टिकल 4 अंडर दिस the state has been ensured to organize the Gram Panchayat as an autonomous unit in its state. The provision was made to honor the words of गांधी जी. यह गांधी के सम्मान में पंचायत का लक्ष्य रखा गया. और जैसा कि मैंने कहा कि 72वें संविधान संशोधन 1900 और 73वें संविधान और 73वें और 74वें अमेंडमेंट से भारत में पंचायती राज का यह सपना पूरा कर दिया गया. और ध्यान में रखिए कि जो भारत का नीति निर्देशक तत्व है वह भारत के सरकार के सामने एक आदर्श है. भारत की सरकार और राज्यों की सरकार के सामने एक आदर्श है कि अनुच्छेद 36 से लेके और अनुच्छेद 51 तक जो बातें भारत के संविधान में वर्णित की गई हैं, अब बाद में उसी में 51 एक मूल कर्तव्य जो 51 तक, उन बातों को विधि बनाते समय, नियम बनाते समय और पॉलिसी बनाते समय, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड मेकिंग रूल्स, भारत की सरकार ध्यान में रखेगी नीति निर्देशक तत्वों को. और ये सामाजिक हैं, ये सामाजिक हमारे डॉक्यूमेंट, सोशल डॉक्यूमेंट्स हैं. समाज के कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं. और सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि अपनी पॉलिसी बनाते समय, अपने लॉ मेकिंग के समय और अपने रूल्स मेकिंग के समय ध्यान में रखे. अब तो नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान का लक्ष्य है, भारतीय संविधान का एम है, जिसे भारत की सरकार को प्राप्त करना है. नेक्स्ट है भारतीय संविधान का दर्शन. और किस में दिखाई देता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखाई देता है. भारतीय संविधान के निर्माण करते समय संविधान में इसका प्राविधान नहीं किया गया था, अमेंडमेंट के बाद इसे किया गया था, बल्कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कुल 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था. 4A में जोड़ा गया था. 4A से 4 नीति निर्देशक तत्व है उसमें 4A जोड़ दिया गया और 51A में शामिल किया गया. इसके अतिरिक्त 86वें संविधान संशोधन के किसने भी अपना माइक म्यूट नहीं किया भाई, बंद करो. ये आदर्श मिश्रा माइक म्यूट करो. आदर्श मिश्रा अपना माइक म्यूट करो. ओके सर, ओके सर, ओके सर. अरे यार ऐसे के बीच में डिस्टर्ब कर देते हो तुम. अब भी तुमने माइक म्यूट नहीं किया है. आदर्श मिश्रा माइक म्यूट करो भाई. इसका ध्यान आप लोग रखिए. आप लोग ध्यान रखेंगे तभी हम क्लास ठीक से पढ़ा पाएंगे. और ध्यान से सुनिए, रिकॉर्डिंग भी रहेगी. और तो मुझे तो
अब हम कहें चलिए बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग इसको देख लें। तो भारतीय संविधान का एक और भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। 4A मूल कर्तव्य जोड़ा गया 4A, और 4A उसमें जोड़ा गया। एक अतिरिक्त आर्टिकल बढ़ाई गई 51A, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11 मूल कर्तव्य अब हो गए हैं। एक 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। तो कुल 10 कर्तव्य थे, अब एक और मूल कर्तव्य बढ़ गया है। तो इस प्रकार भारत का मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का एक दर्शन है, जबकि इसके उल्लंघन पर कोई दंड का प्राविधान, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करेंगे तो दंड नहीं आपको मिलेगा, अनिवार्य होते हुए भी बाध्यकारी नहीं है। मूल कर्तव्य आप पर स्वेच्छा से मूल कर्तव्यों को हर नागरिक को ग्रहण करना है। तो मूल कर्तव्य भी भारतीय संविधान का एक आदर्श है। फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस प्रोविजन इज नॉट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ framing of the Indian Constitution, but the 42 constitutional amendments, a total of 10 fundamental duties were included in Article 51A of the Constitution, Part 4A, on the recommendation of the Swarn Singh Committee. Apart from this, a new fundamental duty was added by the 86th Constitutional Amendment 2002, etc. A total of 11 duties are mandatory for the citizens to follow as per the Constitution, whereas there is no provision of punishment for its violation. That is, deposit being mandatory, it is no binding. तो ये मूल कर्तव्यों में भी पहले 10 मूल कर्तव्य थे, फिर कहा गया 86वें संविधान संशोधन से प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को यह अधिकार है कि वह उनके माता पिता पर भी आरोपित किया गया और राज्य पर आरोपित किया गया कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई माता पिता पर, और राज्यों के लिए भी यह फंडामेंटल ड्यूटीज बना दी गई। इसके बाद अब हमने देख लिया कि मूल कर्तव्य भी भारतीय संविधान का दर्शन है। ये बात स्पष्ट हो गई कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का दर्शन है। इसके बाद भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, संसदीय रूप, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, या जिसमें या व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसके लिए हम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को या उत्तरदायी सरकार मंत्रिमंडल सरकार के नाम से जानते हैं। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी संसदीय शासन की स्थापना करता है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये हमारे संविधान का एक दर्शन है कि देश की जो शासन प्रणाली होगी वह संसदीय शासन प्रणाली होगी, और संसदीय शासन प्रणाली में आप सब जानते हैं बहुत विधिवत रूप से हम लोगों ने इंग्लैंड के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली है वह संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें निम्न सदन में जिसको बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात आधे से एक अधिक जिस दल को प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है, और जहां संसद में सरकार निम्न सदन में बनती है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन adopted in the Indian Constitution, or the system is based on the principle of the coordination and cooperation between legislature and the executive. We also know this
as government in Westminster system according uh, accountable government, government in cabinet, जिसे और cabinet government. The constitution established a parliamentary system not only at the center but also in the states. यह राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसे सभी आप लोग विधिवत रूप से जानते हैं। अब एकीकृत न्याय प्रणाली, जो हमें एकीकृत न्याय प्रणाली, मैं बार बार आपकी कक्षाओं में बता चुका हूं कि एकीकृत न्याय प्रणाली का अर्थ है, एकीकृत न्याय प्रणाली का अर्थ है कि भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय प्रणाली के साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका का प्राविधान किया गया है। इसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक है, इसके नीचे राज्यों के न्यायालय तथा इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों का प्राविधान किया गया है। ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये जितनी जो न्याय की प्रणालियां हैं, एकहरी न्याय प्रणाली है। आप जिला कोर्ट का फैसला की अपील हाई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय, तो एक चेन बना हुआ है। इसी को हम एकीकृत न्याय प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एकीकृत न्याय प्रणाली। तो ये आप सब जानते हैं, इसको मैंने पढ़ाया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एनी इंटीग्रेटेड judiciary as well as an independent judiciary. Under this, the Supreme Court in India is situated only below it. Provision has been made for the High Court of the states and subordinate courts below it. तो ये हो गया हमारी एकीकृत न्याय प्रणाली। अंतिम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में सरकार का निर्माण, जो शक्ति का अंतिम स्रोत है, वो भारत की जनता है और इसी से ही सार्वभौमिक मताधिकार का प्रचलन होता है। नागरिकों को अपने मताधिकार के लिए विश्व स्तर पर लगभग सभी देशों में संघर्ष करना पड़ा है, जबकि भारत के संविधान ने स्वतंत्रता के उपरांत सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया कि जिसकी उम्र 21 वर्ष की थी, वो सभी भारत के नर नारी मतदान करेंगे। बाद में 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अब वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। तो universal adult voting rights, citizen had to struggle for their voting rights in almost all the countries globally, whereas the Constitution of India gave the right to all the citizens only after the independence of India. Earlier, it is gave was 21 years, but by the 61st Constitutional Amendment in 1989, its age was reduced to 18 years. He has been done. और इसी के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता, एक नागरिकता, आपातकालीन प्राविधान, आपातकालीन 352, 356, 360, जिसमें देश बिल्कुल एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसे हम बाद में पढ़ाएंगे, आपके अगले में है। यह भी भारतीय संविधान का दर्शन है। सेकुलरिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, इट्स आर आल्सो द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।